हाँ जी बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज इलुस्ट्रेशन नंबर 4 ऑफ योर आईसीआई स्टडी मैथ। स्क्रीन पे ध्यान देंगे सारे बच्चे। बेटा मैंने आप लोगों को पहले टाइम दिया था ये क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। मैं एक बार पहले पूरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ सिंगल फ्लो। ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन हम अपना फेयर कर देंगे। ध्यान दो, अब इस टाइम में जितना भी आप लोगों ने करा बहुत अच्छी बात, जहां तक करा छोड़ दीजिए उस पर। अब आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, आंसर देने हैं, साथ साथ डिस्कस करके चलेंगे। You are required to prepare a statement of the P&L and balance sheet from the following timelines extracted from the books of the International Hotel Limited। इससे पहले जितने क्वेश्चन करें उसके अंदर नेचर ऑफ बिजनेस कहीं नहीं पता लग रहा था, तो इस वजह से मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने भी नहीं बोला है ना क्लास में कि वहां क्या था, एबीसी लिमिटेड, एसआर लिमिटेड, कुछ भी नाम लिखे हुए थे। लेकिन ये पहला क्वेश्चन ऐसा आया जिसके अंदर आपको ना इंटरनेशनल होटल्स लिमिटेड गिवन है, मतलब यहां से आपको पता लग रहा है कि द नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ होटल इंडस्ट्री। अब आप मुझे बताओ, आप किसी बड़े होटल में जाते हैं, इंटरनेशनल होटल में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं। वहां पर फूड भी मिलेगा, वहां पर आपको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज भी मिल जाती हैं, जैसे स्विमिंग पूल हो गया, स्नूकर हो गया, जिम हो गया। उसके अलावा आपको ऑफ कोर्स होटल है तो बेटा रहने के लिए तो रहेगा ही रहेगा, राइट। ऑथराइज कैपिटल उसने दे रखी है कि डिवाइडेड है 5,000 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एंड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। अब यहां पर जब मैं नोट बनाऊंगा शेयर कैपिटल का, उसके अंदर ऑथराइज कैपिटल जब मैं दिखाऊंगा तो मुझे दो हिस्सों में ऑथराइज कैपिटल दिखानी पड़ेगी। इक्विटी अलग दिखा दूंगा और प्रेफरेंस जो है मैं अलग दिखा दूंगा। ठीक है, यानी प्रेफरेंस की ऑथराइज अलग दिखेगी, इक्विटी की अलग दिखेगी। देन सब्सक्राइब कैपिटल आपको दे रखी है प्रेफरेंस की और इक्विटी की, तो शेयर कैपिटल तो सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको परचेज दे रखा है वाइन, सिगरेट, सिगार की और फूड स्टफ्स की। बस मुझे इतना बताओ, एक जो होटल इंडस्ट्री होती है, क्या उसके अंदर वाइन, सिगार ये सब चलते हैं? बिल्कुल चलते हैं सर। क्या फूड स्टफ भी होगा? बिल्कुल होगा सर, गेस्ट को खाना भी तो देना। ठीक है, और ड्रिंक्स वगैरह भी चलती हैं, होटल्स में होता है ये सब। ठीक है, तो बेटा मुझे इतना बताओ, ये जो परचेज है, क्या मेरा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में चले जाना चाहिए क्या? क्या सारा का सारा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में जाना चाहिए? मेरा बस क्वेश्चन तुम लोगों से इतना है। परचेज के अंदर क्या जाना चाहिए? पूरा जाना चाहिए? चलो, वाइन, सिगार, सिगरेट तो डेफिनेटली परचेज में जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं फूड स्टफ की बात करके चलूं, बस मुझे इतना बताना, जो फूड स्टफ है वो क्या एक तरीके से रॉ मटेरियल की तरह नहीं हो गया? कभी ऐसा होगा तुम होटल में गए हो, ठीक है, तुमने बोला हो कि भाई गोभी दे दो, ठीक है, वैसे होटल का गोभी खाता कौन है, बट स्टिल जस्ट फॉर एग्जाम्पल से, चलो तुमने बोला हनी चिली कॉलीफ्लावर दे दो, तो ऐसा होता है क्या, तो तुम्हारे टेबल के ऊपर हनी रख देते होंगे, चिलीज रख देते होंगे और कॉलीफ्लावर लाके प्लेट में रख के तुम्हें दे देते होंगे? ऐसे ही होता होगा, बना के देते हैं। मतलब सीधी सी बात करूं तो जो फूड स्टफ होता है वो दैट इज अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल, आई वुड से, कि आप वो है कुकिंग में यूज करके चल रहे हो, तो आप कुछ फूड स्टफ खरीद के रखोगे, है ना, बनाओगे, कुकिंग भी कुछ कॉस्ट आएगी, फिर आपके पास कुछ कुछ तो एंड में ही पड़ा होगा, बचा के तो रखोगे ना, गेस्ट ने मांग लिया रात को तो कैसे दोगे उसको खाना, है ना। तो सीधी सी बात है, तो फूड स्टफ जो है, क्या वो मुझे परचेज में दिखाना चाहिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड? ये मुझे दिखाना चाहिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ में आया इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ? वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज जो है क्या इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में चला जाएगा? ठीक है। रेंट, रेट एंड टैक्सेस अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। लॉन्ड्री का कितना दे रखा है, 750 दे रखा है, ठीक है, तो ये भी एक्सपेंसेस में चला जाएगा। अच्छा, सेल्स गिवन है वाइन, सिगरेट और सिगार की, जो वाइन, सिगरेट और सिगार की सेल्स है उसका क्या करना चाहिए? वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में चला जाना चाहिए, वाइन, सिगरेट और सिगार। अच्छा, जो और फूड का दे रखा है 57,600, क्या ये भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जाना चाहिए? करेक्ट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ये भी जाएगा। कोल, फायर, वुड, क्या करना चाहिए बोलो? कोल एंड फायर वुड, बट अदर एक्सपेंसेस, कैरेज, अदर सन्ड्री, अदर एडवर्टीजमेंट, अदर रिपेयर, अदर रेंट ऑफ रूम्स, क्रेडिट बैलेंस है। बस मुझे इतना बताना कि रेंट ऑफ रूम्स कहां जाना चाहिए, अदर इनकम में या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में? बिल्कुल ठीक, रेवेन्यू में जाना चाहिए। अब याद करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नोट,
सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ सर्विसेज। तो मैं कह सकता हूं कि ये दोनों जो थे ये सेल ऑफ गुड्स थे। अब लेकिन अब ये जो आ गया रेंट ऑफ रूम्स, दिस इज सेल ऑफ सर्विसेज। ये तो आपका सेल ऑफ सर्विसेज हो गया ना। चल सकता हूं आगे। इसी तरीके से अगला दे रखा है बिलियर्ड। बिलियर्ड भी कहां जाना चाहिए? सेल ऑफ सर्विसेज में। मिसलेनियस रिसिप्ट दे रखी है 2800 की। मिसलेनियस को कहां डालू? इसको अदर में डाल दें, डिस्काउंट रिसिप्ट को भी अदर में डाल दें, और ट्रांसफर फीस को भी अदर इनकम में डाल दें। अगला क्या आ गया? फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। देन आपका फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इन्वेंट्री देखना, 1 अप्रैल 21 की इन्वेंट्री गिवन है। तो वाइन सिगार सिगरेट चलो वो तो आ जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा इन्वेंट्री ओपनिंग गिवन है, कहां यूज होगा? चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर यूज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। कैश इन हैंड, कैश विद बैंकर्स गिवन है, डन। प्रिमिलरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस गिवन है 8,000 रुपए के। प्रिमिलरी और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब आप कंपनी फॉर्म करते हो तब जो खर्चे होते हैं उनको हम बोल देते हैं प्रिमिलरी एंड फॉर्मेशन एक्सपेंसेस के अंदर आपके वो आ जाते हैं। तो ये प्रिमिलरी और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस को भी क्या अदर एक्सपेंसेस में डाल दूं क्या? ठीक है, इसको भी हम अदर में ही रख देंगे। 2,000 डिबेंचर्स दे रखे हैं लॉन्ग टर्म बोर्निंग्स। P&L का बैलेंस दे रखा है आप लोगों को। ठीक है, ट्रेड पेबल्स दे रखे हैं, रिसीवेबल दे रखे हैं, गुडविल एट कॉस्ट है। देन आपका जनरल रिजर्व है। ठीक है, तो गुडविल एट कॉस्ट है यानी इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट दे दिया इस बार। वेजेस एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग की मैंने क्या करना चाहिए? एक तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस एंड सैलरीज में ऐड होना चाहिए, दूसरा अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। आपको क्लोजिंग इन्वेंटरीज गिवन है, क्या करना चाहिए? एक तो बैलेंस शीट के अंदर यूज होगा, दूसरा चेंज इन इन्वेंटरी के अंदर यूज होगा। राइट। उसके अलावा बताओ क्या होना चाहिए? डेप्रिसिएशन दे रखा है। बिल्कुल ठीक। अगले पे आओ। इक्विटी शेयर कैपिटल कह रहे हैं 1 अप्रैल को 7,20,000 रुपए की थी। दैट इज 6,000 शेयर फुली पेड एंड 2,000 शेयर 60 पेड। डायरेक्टर्स ने 40 रुपए मांगे 1 अक्टूबर को। एक शेयर होल्डर जिसके पास 100 शेयर थे वो पे नहीं कर पाया, उसके शेयर फोरफिट करके री इशू कर दिए। बस मुझे इतना बताना, शेयर अगर फोरफिट करके री इशू करा जाए तो जो प्रॉफिट होता है क्या कैपिटल प्रॉफिट होता है? एंड कैपिटल प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बस मुझे इतना बताना, क्या तुम्हें क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी कैपिटल रिजर्व नजर आया? इसका मतलब मुझे इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, मींस आई नीड टू रीच आउट एट द कैपिटल रिजर्व। समझ में आ गया कहां पे गलती होती है? और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन मई 2025 अटेम्प्ट, सेम एडजस्टमेंट। सेम क्वेश्चन नहीं, अंडरस्टैंड दिस। उन्होंने पता क्या किया, जो मैंने अब तक क्वेश्चन करवाया ना तुम्हें उसमें से कुछ पॉइंट्स उठाए और यहां से ये कैपिटल रिजर्व और क्वेश्चन बना दी। मैं तुम लोग है ना, तुम्हें पेपर के अंदर कोई नया पॉइंट नहीं देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा इस चैप्टर में। बस जितने क्वेश्चन तुमने कर रखे होंगे मेरे साथ या टेस्ट में जो मेरे साथ करोगे, तुम्हें वही पॉइंट घूम फिर के बस समझो 4 क्वेश्चंस के पॉइंट हो, तुम्हें एक क्वेश्चन के अंदर अलग अलग अच्छे अच्छे पॉइंट दिख के एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, करेंट टैक्सेशन इग्नोर करके चलो, और चलो करें फिर क्वेश्चन शुरू। चलो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, चलो मुझे बताओ। क्या सबसे पहले मुझे एक वर्किंग नोट बनाना चाहिए बिफोर मेकिंग द फेस ऑफ बैलेंस शीट? क्या यहां पर मुझे एक चीज, ठीक है, क्योंकि दिखाना तो पड़ेगा ना कैसे आया है। नहीं, उसको नोट्स के अंदर सीधा वो दिखाऊंगा, कैपिटल सबका अमाउंट दिखाऊंगा, वो आया कैसे वो नहीं दिखाऊंगा ना। तो आई विल मेक वर्किंग नोट। ठीक है, मैंने यहां पे लिखा जनरल फॉर फोर फीचर एंड री इशू। जनरल फॉर फोर फीचर एंड री इशू। सबसे पहले आपका क्या इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, सॉरी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल आ जाएगा। फाइनल कॉल ड्यू करोगे बच्चों? फाइनल कॉल तुमने कितने शेयर्स के ऊपर ड्यू करी होगी? 2,000 शेयर्स के ऊपर। 40 रुपए के हिसाब से तुमने ड्यू करा होगा। 2,000 इंटू 40 कितना? 80,000। टू क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इक्विटी लिखना जरूरी है? चेक कर लो क्वेश्चन में दो तरीके के शेयर्स हैं तो लिखना जरूरी है। अगली एंट्री क्या करोगे? तुम्हें पैसा मिला, उसने बोला है कि 100 शेयर्स के ऊपर पैसा नहीं आ रहा, यानी 1,900 शेयर्स के ऊपर तो पैसा आ रहा है ना। तो 1,900 इंटू 4 कितना? 76,000।
क्रेडिट क्या कर दोगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, क्रेडिट कर दोगे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना आ जाएगा 76,000। फिर क्या आ जाएगा तुम्हारा, इक्विटी शेयर कैपिटल, किस चीज की एंट्री कर रहा हूं मैं, फोर फीचर की। 100 शेयर्स के ऊपर मैंने 100 रुपए के हिसाब से मांग चुका हूं, तो 10,000 जो है वो डेबिट होना चाहिए। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 100 × 40 क्रेडिट होना चाहिए। वाई, क्योंकि ये पैसा मांगा लेकिन मिला नहीं। और क्रेडिट क्या होना चाहिए, शेयर फोरफिटेड। शेयर फोरफिटेड में कितना अमाउंट चला जाएगा, बैलेंस 6,000। उसका तुमने री इशू करे हैं शेयर्स, तुमने एक शेयर को इशू करा 90 रुपए में, तो बैंक के अंदर 9,000, शेयर फोरफिटेड के अंदर 1,000, और इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर 10,000। अब जो भी प्रॉफिट होगा, शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व करोगे, जो भी प्रॉफिट होगा शेयर फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व। कितना प्रॉफिट होगा, क्या निकाला, निकाला ना किसी ने वैसे, 5,000 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, क्या यही तरीका है, हमें 500 जर्नल एंट्रीज करके ही करना पड़ेगा? तुम्हें लगता है कि तुम बिना जर्नल एंट्रीज के कर सकते हो, वर्किंग नोट बना के दिखा सकते हो, 5,000 दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैंडेटरी है जर्नल एंट्रीज, नॉट एट ऑल। बट मैं क्यों कैसे करवाता हूं, कि तुम लोगों को एग्जैक्ट बताओ कि हुआ क्या। ठीक है, कि कैसे आया 5,000, ब्रैकेट में वर्किंग दिखाओ ना। सर 6,000 का शेयर फोरफिटेड के अंदर अमाउंट था, ये 100 शेयर के लिए था, 100 शेयर ही रीइश्यू कर दिए, तो इतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते थे। 1,000 का तुमने डिस्काउंट दिया है, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना हो गया, 5,000 रुपए का हो गया, खत्म। तुम लोग सिर्फ चाहे इसकी वर्किंग नोट दिखा दो, तुम लोग चाहे सिर्फ इस 5,000 की वर्किंग नोट दिखा दोगे, तब भी पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तब भी चलेगा। डन। अब करें क्वेश्चन शुरू। सबसे ऊपर क्या आएगा, इंटरनेशनल होटल लिमिटेड, पहले तो नाम लिख लेते हैं सर। उसके बाद क्या रहेगा, बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2022। देन आपका पर्टिकुलर्स, उसके बाद यू हैव इज नोट नंबर, नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा रुपीज। ठीक है, शुरू कर सकता हूं। सबसे पहले क्या आएगा, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड आएगा। बोलो बेटा, शेयर होल्डर्स फंड कितना, इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, पहले हम सिर्फ फेस बना लेंगे, वैल्यूज बाद में लिखेंगे। उसके बाद आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज के नाम पे बताना क्या क्या आने वाला है बेटा, सिर्फ हेड हेड बता दो बेटा, अभी के लिए चलेगा। नॉन करंट लाइबिलिटीज के लिए सर डिबेंचर थे, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, तो आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग बस, और कोई तो नहीं आनी ना नॉन करंट लाइबिलिटी, तो ये आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अगली आइटम में चल सकता हूं, करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज में एक तो तुम्हारा आ जाएगा ट्रेड पेबल्स, और क्या आ जाएगा, अदर करंट लाइबिलिटीज में जाएगा वो, तो अदर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, इन सब का जो भी आएगा वो टोटल कर देंगे, नोट हम देख लेंगे किस किस का बनाना है अभी। ठीक है,
इसके बाद क्या आ जाएंगे, एसेट्स। एसेट्स के अंदर सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स। इस बार नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो पहली आइटम आएगी दैट विल बी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, क्या इस क्वेश्चन में कुछ इंटेंजिबल एसेट भी था? तो ये आ गया आपका इंटेंजिबल एसेट, ये आ गया आपका इंटेंजिबल एसेट। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा बोलो जरा। नॉन करंट, और कुछ तो नहीं था कोई एसेट पक्का? इन्वेस्टमेंट थी ना इस क्वेश्चन में, मेरे को याद आ रही है कुछ तो इन्वेस्टमेंट दी थी। गिवन है ना ट्रेड रिसीवेबल के नीचे इन्वेस्टमेंट्स, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर क्या क्या चीजें जाने वाली हैं? करंट इन्वेस्टमेंट तो कोई है नहीं, इन्वेंट्रीज आएगी, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, और कैश इक्विवेलेंट आएगा। तो इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपका टोटल। डन। उसके बाद इंटरनेशनल, फिर से लिखूं होटल्स लिमिटेड, क्या लिखूंगा इस बार, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलो एक तुम लोगों को टिप देता हूं, जिस पेज पे बैलेंस शीट खत्म हो रही है ना, कभी भी उस पेज के ऊपर स्टेटमेंट ऑफ P&L मत शुरू करा करो। कोशिश हमेशा ये करो कि बैलेंस शीट बिल्कुल नए पेज से शुरू कर रहे हो और स्टेटमेंट ऑफ P&L नए पेज से शुरू कर रहे हो, ठीक है। प्रेजेंटेशन का बेटा बहुत फर्क पड़ता है, और कई बार होता है कि शायद से ना हमसे कई बार कुछ गलती हो जाती है, तो तुम कटिंग करके एटलीस्ट उसको ठीक तो कर सकते हो, जगह तो होगी ठीक करेक्शन करने के लिए। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2022, ठीक है। करें शुरू। चलो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले और ये आपका पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपका नोट नंबर, उसके बाद आपका रुपीस। सबसे पहले आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बाद आपका सेकंड पे अदर इनकम, देन आपका क्या आएगा अदर इनकम। अदर इनकम के बाद यू हैव इज टोटल इनकम, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के अंदर यू हैव इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अच्छा सर, अगर कोई बच्चा सर ऐसा कर देता है गलती से, परचेज के अंदर दिखा देता है, क्या गलत होगा? सर देखो आइडली वो भी कहना गलत नहीं है, किसी ने दिखा दिया परचेज में तो गलत थोड़ा है। बट आपका इंस्टीट्यूट क्या करके चलता है कि जो फूड स्टफ है ना, उसको किस में दिखा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में। तो टू मैच पैरिटी विद योर इंस्टीट्यूट, क्योंकि मार्क्स बेटा इंस्टीट्यूट ने देने हैं, इस वजह से मैं भी इसको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में करवा रहा हूं। नहीं तो अगर मान लो हम इसको सीधा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में लिख देते तो क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं सर, हम उसको गलत तो नहीं बोल सकते कंप्लीटली। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, देन आपका चेंजेस इन इन्वेंट्रीज। अच्छा, अब चेंजेस इन इन्वेंट्री के अंदर एक टिप देता हूं, मुझे तो क्या मेरे पास क्वेश्चन के अंदर वर्क इन प्रोग्रेस है कोई? क्या क्वेश्चन के अंदर कोई स्टॉक इन ट्रेड है? तो मेरे पास बेसिकली जो है आप कह सकते हो कि फिनिश गुड्स है ना। तो अगर आप यहां पे
तीनों चीजें नहीं भी लिखोगे तो तब भी चल जाता है। मतलब आप यहां पर अगर तीनों नाम नहीं भी लिखोगे ना तो तब भी चल जाता है, बट व्हाट वुड आई रेकमेंड, लिख रहे हो तो फिर पूरा ही लिखो। ठीक है, कोशिश को तो पूरा ही लिखो। चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, मैंने यहाँ पे ऐसे एक ब्रैकेट सी भी लगा दी कि भाई ये इकट्ठे है चीजें। ठीक है, अगला क्या आएगा, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, वेजेस और सैलरी थी, याद करो। क्या फाइनेंस कॉस्ट थी इस क्वेश्चन में कोई, चेक करना, क्या कोई फाइनेंस कॉस्ट थी, मुझे याद सा नहीं आ रहा। पक्का नहीं है फाइनेंस कॉस्ट। डिबेंचर्स गिवन है, हिडन एडजस्टमेंट मिल गई। डिबेंचर इंटरेस्ट एज इट इज नहीं गिवन कहीं पर, लेकिन डिबेंचर गिवन है तो क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट आ जाएगा, तो फाइनेंस कॉस्ट भी आ गई। ठीक है, फिर आपका क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। देन आपका अदर एक्सपेंसेस, देन आपका टोटल एक्सपेंसेस। ठीक है, नोट नंबर मैंने अभी डाले नहीं है, वो जो जो वैल्यूज आती जाएंगी जिसके बनाने होंगे हम लिख लेंगे बच्चे। देन आपका प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड बिफोर टैक्स। देन आपका टैक्स एक्सपेंस, और लास्ट आपका प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड। टैक्स इग्नोर करने के लिए बोला, कोई बात नहीं, इग्नोर करने के लिए बोला तो प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड तक लिख दो बेटा। नहीं तो अगर टैक्स एक्सपेंस लिख दिया बाय चांस स्टेटमेंट, क्या फर्क है। बाकी मैं तो कह रहा हूँ टैक्स इग्नोर करने के लिए बोले ना तुम लोग, बल्कि लिख कर आओ। ठीक है, बल्कि तुम लोग जो है वहां पर लिख कर आओ। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, टैक्स एक्सपेंस लेस करके, उसको नील दिखा के फिर दिखा कर आओ, बताकर आएंगे भाई हमें पता है ये चीज भी। चलो शुरू करें, कौन सी आइटम से शुरू करना चाहते हो, पी एंड एल से करना चाहते हो। चलो, पी एंड एल के अंदर सबसे पहली आइटम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्वेश्चन साथ में देखेंगे मेरे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर कौन कौन सा फिगर है जो जाना चाहिए, सेल्स का फिगर जाना चाहिए। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के अंदर, इधर ध्यान दो साथ साथ बेटा, मेरे साथ साथ चलो, कोई बात नहीं, स्लो चल लेंगे कोई बात नहीं, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत। ठीक है, साथ साथ आंसर देंगे, लिख लेना, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। अगले 10 5 7 मिनट कुछ मत लिखो, लेट मी कंप्लीट द फेस, उसका अमाउंट लिख लेना। सिर्फ समझने पे ध्यान दो कौन सी अमाउंट आगे से रही है। ठीक है, और आंसर देके चलोगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर देखो, अब होटल इंडस्ट्री है तो सेल ऑफ गुड्स भी आ जाएगा। सेल ऑफ गुड्स के नाम पे मेरे पास क्या क्या चीजें हैं जो आ जाएगी, सर एक तो वाइन सिगरेट सिगार और दूसरा फूड, तो ये दोनों जो है वो मेरे लिए क्या सेल ऑफ गुड्स में चले जाएंगे। उसके अलावा जो रेंट ऑफ रूम है, बिलियर्ड है, ये दोनों जो है क्या सेल ऑफ सर्विसेज के अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो इन चारों का मैं टोटल कर दूं तो कोई एडजस्टमेंट इनसे रिलेटेड है नहीं। 68,400 प्लस 57,600 प्लस 48,000 प्लस 5700, तो 179,700। एक एक अमाउंट हम ऐसे चेक करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, 179,700। बोलो क्लियर हो गया सभी को। इसका नोट मैं बना दूंगा, नोट नंबर मैं बाद में लिख लूंगा, इसका नोट मुझे बनाना है। ठीक है, चलो अब देखो जरा, अदर इनकम। अदर इनकम के नाम पे मेरे पास एक तो मिसलेनियस सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड और क्या आ जाएगा, ट्रांसफर फीस, यानी ये तीन आइटम, जरा तीनों का टोटल करो, मुझे तो कितना आ रहा है, 6800। क्लियर है सभी को, अदर इनकम में आ गया 6800। चलिए नेक्स्ट बेटा, फिर अगली आइटम क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब मुझे बताना, आपका जो फूड स्टफ है उसका परचेज वैल्यू कितनी है, 36,200। क्या फूड स्टफ की ओपनिंग इन्वेंट्री भी पता है तुम्हें,
5260। क्या फूड स्टफ की क्लोजिंग इन्वेंट्री भी पता है? 16400। तो अगर मैं ऐसा करूं, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फूड स्टफ प्लस परचेजेस ऑफ फूड स्टफ माइनस क्लोजिंग, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। जरा प्लस माइनस करके मुझे बताना कितना आ रहा है। कितना? 21460। श्योर? अमाउंट ठीक ही बोल रहे हो बेटा? 36200 प्लस 5260 माइनस 16400, 25,060 आ रहा है बेटा। 25060 आ रहा है। क्लियर है? 25060 कैसे आएगा? चलिए, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। आ जाओ जरा क्वेश्चन में वापस। ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के अंदर कौन कौन सा जाने वाला है? एक तो वाइन वाला 4500 800, और कुछ जाएगा नहीं ना? तो सीधा जाके लिख दूं परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में 45,800। क्या ये चीज क्लियर हो गई? अगला क्या है? चेंज इन इन्वेंट्री। अच्छा मुझे बताना, चेंज इन इन्वेंट्री के बारे में तुम्हें क्या सिखाया था? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग सिखाया था क्या? जरा देखना, ओपनिंग इन्वेंट्री वाइन्स की कितनी है? 2800। और क्लोजिंग कितना है? 22,500। 12,800 माइनस 22,500 कितना आ रहा है? 9,700 माइनस में। फूड स्टफ का कितना चेंज है? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग फूड स्टफ कितना है? करना जरा। अरे बेटा, ओपनिंग फूड स्टफ का और क्लोजिंग का बैलेंस ले लेना बस टिफिन। 19,800। अरे कैसे बच्चे? 5260 माइनस 16,400, 19,800 कैसे हो सकता है? फूड स्टफ का इन्वेंट्री ओपनिंग बेटा 5,260, क्लोजिंग 16,400 है। कितना होगा डिफरेंस? कितना डिफरेंस है? अरे झल्ली, 5260 माइनस 16,400 कर दे, बस कितना आ रहा है? 11 नेगेटिव ना। इन दोनों का टोटल कर दूं और वो लिख दूं चेंज इन इन्वेंट्री में? पक्का? आप क्या कहते हो, लिख दूं? फूड स्टफ वाला आएगा ही नहीं बेटा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में उसका इम्पैक्ट ले चुका हूं। क्यों? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग चेंज का इम्पैक्ट आ नहीं गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में? समझ में आया क्यों बोला मैंने ये इस वजह से बोला तुम लोगों को माइनस करने के लिए कि मुझे पता है यहां पर बच्चा गलती कर देता है। ध्यान रखना, जब तुम उसका इम्पैक्ट ले चुके हो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में, तो दोबारा होगा चेंज इन इन्वेंट्री में लूंगा उसको फिर। तो चेंज इन इन्वेंट्री में सिर्फ वाइन सिगार का आने वाला है। तो 9700 था, 9700 नेगेटिव आ जाएगा किसके अंदर? वाइन चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर। बोलो क्लियर होता है? चले आगे। अगला क्या है बच्चे बताओ जरा? एम्प्लॉय बेनिफिट। एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर क्या जाने वाला है? कितने की है वेजी सैलरी? पर नीचे कुछ एडजस्टमेंट भी थी। कितना आउटस्टैंडिंग था? 1280। ऐड करो जरा, 1280 कितना आ गया? 1280 ऐड करो कितना आ गया? 29580। सबको क्लियर है कैसे आया 29580? अगला क्या है? फाइनेंस कॉस्ट। सर फाइनेंस कॉस्ट जो है वो कितनी? सर 2,000 डिबेंचर, 6% इंटरेस्ट रेट, 2 लाख का 6% हुआ 12,000। तो 12,000 रुपए का क्या फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगा? चलिए, अगला क्या आ जाएगा बेटा? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा था क्या कुछ? 5% फर्नीचर फिटिंग्स पे, लैंड और बिल्डिंग पे 2%। फर्नीचर फिटिंग्स कितने के हैं जाके चेक करो। 86,300। 86,300 का 5%।
4315। और लैंड और बिल्डिंग पे कितना है? 2%। 8,50,000 का 2%, दोनों का टोटल करूंगा कितना आ जाएगा? 21,315। तो 21,315 किस में चला जाएगा? डेप्रिसिएशन के अंदर। यहां तक क्लियर है सभी को? एक मिनट, ये क्या हो गया? जस्ट अ सेकंड बेटा। डेप्रिसिएशन इज 21,315। अब आ जाओ अदर एक्सपेंसेस पे। अदर एक्सपेंसेस के नाम पे क्या क्या आएगा बेटा? शुरू करें। सबसे पहले कोल एंड फायरवुड 3290। कैलकुलेटर चलाते जाओ। कोल एंड फायरवुड 3290 प्लस कैरेज एंड कोलियज कितना? 810 रुपए। प्लस सन्ड्री 5840। प्लस एडवर्टाइजिंग 8360। ठीक है। प्लस रिपेयर्स 4250। प्लस लॉन्ड्री का खर्चा कितना? 750। लॉन्ड्री का खर्चा कितना? 750। ठीक है। और कुछ भी है? रेंट रेट टैक्सेस भी ऐड होगा, बिल्कुल ठीक। 8900 ऐड करो। कितना आ गया? 32,200। 32,200 आ गया। ऐड करो प्रिलिमिनरी। कितने के प्रिलिमिनरी? 8,040। 40,200 आ गया। 40,200 आ गया। हम्म। 40,200 आ रहा है, नहीं आ रहा? चेक कर लो एक बार बेटा, तभी आगे बढ़ेंगे। एक बार अमाउंट दोबारा से बताता हूँ कौन कौन सी ऐड होंगी। शुरू से करते हैं। रेंट रेट एंड टैक्सेस 8900। लॉन्ड्री 750। कोल 3290। कैरेज 810। सन्ड्री 5840। एडवर्टाइजिंग 8360। रिपेयर्स 4250। 40,200 आ गया। तो यहां पर मैंने लिख दिया 40,200 रुपए। ठीक है। करो जरा टोटल। 25060 प्लस 45,800 माइनस 9,700 प्लस 29,580 प्लस 12,000 प्लस 21,315 प्लस 40,200। ये आ जाता है 164,255। बेटा प्लीज एक बार ना बुक में चेक कर लो कि टोटल एक्सपेंसेस का टोटल इतना ही है ना, 164,255 ही है, कुछ और तो नहीं है। ठीक है। 186,500 में से 164,255 लेस करो तो 222,245 आ जाएगा। टैक्स एक्सपेंस नहीं ले तो 222,245 आ गया। क्लियर है? चल सकता हूं आगे। अब आ जाओ किसके ऊपर? बैलेंस शीट। चलो स्टार्ट करें शेयर कैपिटल से। शेयर कैपिटल कितनी आने वाली है? 13 लाख। सबको क्लियर है 13 लाख ही क्यों? सर शेयर तो लेकिन फोरफिट हुए थे सर। तो फिर रीइशू भी तो हो गए। तो जब फोरफिट हो गए, रीइशू हो गए, तो सीधी सी बात है टोटल 13 लाख ही बन जाएगा। यानी इक्विटी विल रिमेन सेम। यानी इक्विटी कितनी हो जाएगी? मतलब 8,05,000 था ना बेटा। चेक करो इक्विटी कितना था? 8,05,000 नहीं था? शेयर शेयर फोरफिटेड क्या होता था? ऐड होता था। कॉजिनियर लेस होता था। अब इक्विटी कैपिटल तो तुम कह रहे हो 8,05,000 है, लेकिन इंपैक्ट लोगे ना जनरल एंट्रीज का। क्या जनरल एंट्रीज का इंपैक्ट नहीं लोगे? अब इक्विटी शेयर कैपिटल जो है दैट इज 8,05,000। ठीक है। अब जरा सोच के देखना, बस मुझे बस प्रैक्टिकली बताओ आज की डेट में तुम्हारी इशूड कैपिटल कितनी है? वो 8,05,000 को छोड़ो, मेरे को बताओ क्या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशूड कितनी है? 5 लाख प्रेफरेंस शेयर है। ठीक है। आज की डेट की बात करो, क्या 5 लाख जो है वो प्रेफरेंस शेयर है? यस और नो? इक्विटी कितनी है? सर इक्विटी जो है 6,000 शेयर थे। डिटेल पढ़ो ना। 6,000 शेयर थे जो फुली पेड अप। तो 6,000 शेयर फुली पेड अप, 6 लाख तो सीधा सीधा ये हो गया। उसके अलावा 2,000 शेयर जिसके ऊपर 60 पेड थे।
लेकिन तुमने क्या करा, फोरफीट करे, पैसा मंगाया, फोरफीचर करी, फिर रीइश्यू करा। तो क्या ये 2000 शेयर भी फुली पेड अप नहीं हो गए होंगे? तो 6 लाख और 2 लाख कितना हो गया, 8 लाख नहीं हो गया? तो इक्विटी में 8 नहीं आना चाहिए? यानी 8 इक्विटी का और 5 किसका, प्रेफरेंस का। तो 13 लाख रुपए प्रेफरेंस में जाना चाहिए, 13 लाख जाना चाहिए शेयर कैपिटल के अंदर। तो शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आने वाला है, 13 लाख आने वाला है। ठीक है। We will not go into the complications of that thing, कि calls in area less share forfeited at, we will directly going to write in the notes as well कि 8000 shares of 100 each fully paid up। ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, चलो रिजर्व एंड सरप्लस पे आओ। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या जाने वाला है? सर एक सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस का ही बैलेंस है क्या? जनरल रिजर्व इज 2 लाख, 2 लाख प्लस 41,500, 2 लाख प्लस 41,500 प्लस इस साल का प्रॉफिट कितना है, 22,245 अभी निकाला हमने, ऐड करो 22,245। और क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना था, 5,000। समझ में आ गया? अब वो जो 8,05,000 था, वो 5,000 कहां गया, समझ में आ गया सभी को, कैपिटल रिजर्व में गया। ठीक है। तो कितना आ जाएगा बोलो जरा, टोटल करके बताना कितना आएगा। ठीक है, 268,745 आ गया बेटा, यही आ रहा है। चलो जी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स की बात करते हैं, तो इसका भी नोट जाएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलना क्या आने वाला था, डिबेंचर आने वाले थे, नोट बनाना पड़ेगा, 2 लाख रुपए। ट्रेड पेबल्स की बात करो, ट्रेड पेबल्स कितना, 42,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब कोई एडिशनल डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर कुछ नहीं है, या है, 42,000। चलो, अदर करंट लाइबिलिटीज, सर एक तो वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग आएगा, और क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। फाइनेंस कॉस्ट में लिखा बेटा तुमने, हाँ तो दूसरा इंटरेस्ट तो दिखाओगे बच्चे, समझ आ गया? तो गलती कहां होने वाली है, क्लियर है, यहां गलती करने वाले हो। तो 12,000 प्लस कितना, 1280, कितना आ जाएगा, 13,280। ठीक है, टोटल करके बताई दो एक बार कितना आ रहा है वैसे, 1824। एक बार चेक करना बुक में जाके, क्या यही टोटल है तो? चलो, मतलब ठीक चल रहे हैं अभी तक। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात करें, सिंपली क्या करो, नोट तो बना बाद में बनाते रहेंगे। ठीक है, तुम्हारा फ्री होल्ड लैंड और बिल्डिंग का 8.5 लाख रुपए का, उसमें ऐड करो 86,300 फर्नीचर वाला। डेप्रिसिएशन का जो भी अमाउंट लिखा हुआ है माइनस कर दो, कितना लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन, 21,315। तो 91,4,985 आ गया क्या? तो 91,4,985 जो है वो कहां चला गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में चला गया। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल एट कॉस्ट आ जाएगा, कितने की गुडविल थी, 5 लाख की। इन्वेस्टमेंट्स कितने की गिवन थी, अच्छा इसका नोट बनाना पड़ेगा, इंटेंजिबल का भी नोट बनाना पड़ेगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का नोट बना लें तब भी ठीक है, नहीं बनाएंगे तब भी चल जाएगा, एक ही इन्वेस्टमेंट गिवन है। ठीक है, कितना है, 272,300। अच्छा, इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में क्या जाएगा, और दोनों का जाएगा, फूड स्टॉक और दोनों का टोटल करके बोलो कितना, क्लियर है बेटा, दोनों को, सभी को क्लियर है। ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस, और कैश इक्विवेलेंट के लिए भी क्या कर दोगे, बस टोटल कर दोगे कितना, 78,580। चलो मुझे बस बताओ टोटल करके कितना आ रहा है। हम्म
सेम आ रहेगा 1824025। डन। अब नोट्स कौन कौन से बनने हैं? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का भी बनाई दें, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा था ना, सारे बना देंगे। एक एक लाइन के तो हैं, बना देते हैं। इन चलो फिर तो इन्वेंट्रीज का भी बना ही देते हैं, क्या एक चीज एक लाइन तो लिखनी है। जब बना ही रहे हैं, फिर इतना बड़ा क्वेश्चन है तो फिर उसको प्रॉपर ही कर लेते हैं एक एक का। चलो, ट्रेड पेबल्स इज नोट नंबर 5, अदर करंट लाइबिलिटीज इज 5, ट्रेड पेबल्स इज 4, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 6, इंटेंजिबल 7, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 8, इन्वेंट्रीज का 9। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बाइफर्केशन ठीक है, 6 महीने और वैसा कुछ नहीं, तो ट्रेड रिसीवेबल का छोड़ दो बेशक। ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट 10, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 11, अदर इनकम 12, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम दिखाना पड़ेगा 13, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड अगर मैं बना, चलो बना ही देते हैं, क्या फर्क है, 14, चेंज इन इन्वेंट्री 15, इंप्लॉय बेनिफिट 16, फाइनेंस कॉस्ट 17, डेप्रिसिएशन 18, अदर एक्सपेंसेस 19। खत्म। 19 नोट्स बनाए हैं हमने। समझ में आ गया क्वेश्चन में टाइम क्यों लग रहा था? पूरी क्लास खाता है क्वेश्चन। अगर 1.5 घंटे की क्लास है ना लगभग, तो उस क्लास के अंदर होता ही है कि यही क्वेश्चन हो पाता है बस। अब नोट्स बनाने बैठेंगे, चलो बस बेटा दोनों का टोटल कर दे बच्चा। फूड स्टफ और क्लोथिंग इन्वेंटरी दे। टाइमलेस में देखिए भी गलती कर रही थी, टाइमलेस के बाहर दे। क्लोजिंग इन्वेंटरी का बैलेंस गिवन है 31 मार्च को। फूड स्टफ का वाइन का दोनों आएंगे ना बेटा। बेटा पी एंड एल में चेंज आएगा, बैलेंस शीट में तो दोनों ही जाएंगे ना। ठीक है, चलो अब नोट्स हमने बनाने हैं, चलो शुरू करें फिर। अब तुम्हारी स्पीड के ऊपर है कि कितनी जल्दी नोट्स बना के क्वेश्चन कितनी जल्दी खत्म हो। नोट्स भी बना दिए सारे, क्या बात है। चल प्रेजेंटेशन बेटा देख लियो, ठीक है, कि कुछ ना कुछ मुझे पता है मिस हुआ होगा नोट्स की प्रेजेंटेशन में, डिस्क्लोजर में। नोट्स टू अकाउंट्स। नोट नंबर 1, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल के अंदर हमारे पास इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी को अलग दिखा देंगे, प्रेफरेंस को अलग। क्या कहते हैं, फॉर ईच क्लास ऑफ शेयर आपको ऑथराइज और बताना था, तो मैंने लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल सबसे पहले। कोई अगर आप प्रेफरेंस लिख दो तो तब भी कोई दिक्कत नहीं, चाहे पहले इक्विटी लिख दो चाहे प्रेफरेंस लिख दो। इक्विटी शेयर कैपिटल, नीचे मैंने लिखा ऑथराइज्ड कैपिटल। मुझे बताना ऑथराइज कितनी थी और इक्विटी? 10,000 शेयर। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। बोलो 10,000 शेयर ऑफ 100 ईच कितना आ जाएगा? 10 लाख। आउटर कॉलम में 10 लाख ले गया मैं, सिंगल अंडरलाइन। उसके बाद क्या लिखूंगा, इशूड कॉमा सब्सक्राइब एंड कॉल्ड अप कैपिटल, है ना। इशूड कॉमा सब्सक्राइब कॉल्ड अप। यहां पर भी कितने शेयर आ जाएंगे? 8,000 आ जाएंगे यहां पर। यहां पर 8,000 आ जाएंगे। 8,000 कैसे है, समझ में आ गया? 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। सर 6,000 से तो पहले थे, 2,000 को फुली पेड अप बनाया था हमने, उसमें से 100 के पैसे नहीं आए थे तो वो रीइशू मार दिए थे, तो सारे ही फुली पेड अप है 8,000 के 8,000। तो ये कितना आ गया, 8 लाख आ गया। 8 लाख को क्या कर दिया, डबल अंडरलाइन। ठीक है, चलो 8 लाख को तो बाहर लेके जाना है ना मुझे, 8 लाख को मुझे बाहर लेके जाना है। ठीक है, तो 8 लाख को मैं बेशक ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ बाहर लिख लेता हूँ। ठीक है, चलो अब क्या आ जाएगा आपका, इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी क्या लिखूंगा, सबसे पहले ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड में क्या आ जाएगा, 5,000 कॉमा 6% प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज। अच्छा, आप इस क्वेश्चन में सर अगर किसी बच्चे ने ऑथराइज लिखना भूल गया सर, तो उसको पूरे मार्क्स मिलेंगे? नहीं सर, मार्क्स कटेंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ऑथराइज गिवन है। फिर क्या लिखूंगा, इशूड सब्सक्राइब एंड पेड अप। अगर तुम लोग यहाँ पे इशूड एंड सब्सक्राइब भी लिख देते हो तब भी ओके है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे इशूड एंड सब्सक्राइब लिख दोगे तब भी ओके है। तो क्या आ जाएगा, 5,000 कॉमा 6% प्रेफरेंस शेयर। अच्छा, कोई शेयर बेटा यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में वो तो नहीं थे, अदर देन कैश वाले या बोनस वाले तो नहीं थे, ऑफ ₹100 ईच। ये भी बाहर चला जाएगा 5 लाख। ठीक है, बस अब क्या करना है, दोनों का टोटल मारो बेटा।
13 लाख। शेयर कैपिटल के अंदर 13 लाख का अमाउंट है। क्रॉस चेक भी करते जाएंगे हम बेटा। नोट नंबर 2 किस चीज का बनेगा? रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सबसे पहले क्या मैं कैपिटल रिजर्व लिख दूं? स्पेसिफिक वाला है ना। कैपिटल रिजर्व का तुमने कैलकुलेशन करके दिखाई थी। कितना दिखाया था? 5,000। तो कैपिटल रिजर्व आ गया 5,000 का। उसके अलावा कौन कौन से रिजर्व थे? और जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितने का था? 2 लाख का। उसके अलावा क्या था बेटा? सरप्लस। आगे क्या लिखूंगा? बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। इसके नीचे क्या लिखूंगा बेटा? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन था बोलना जरा। ऐड क्या कर दूंगा? प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना? 63745 इसका टोटल बैलेंस। अब इन सबका टोटल कितना? 268,745। ऊपर यही लिखा था ना बेटा हमने। डिफरेंट वाला वही काम हो गया बेटा, नेक्स्ट ईयर दिया है तो जो नोट हमने वहां लिखा था ना पहले एक क्वेश्चन के अंदर, वो वाला नोट जाना है यहाँ पे। हाँ, जनरल तो हमेशा माइनस करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि बाद में दिया गया डिफरेंट। ठीक है। दैट इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर ना, जनरल मीटिंग। चलो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या आ जाएंगे? डिबेंचर्स। लेकिन पहले सिक्योर्ड लिख दूं। सिक्योर्ड के नीचे क्या लिख दिया? 6% डिबेंचर थे। कितने के थे बेटा? अगला बोलना। ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स का कोई नोट तो बनाना नहीं है तो सीधा इसके आगे भी अमाउंट लिख सकते हो तुम, 42,000। ठीक है। अगला नोट। अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर मुझे दो चीजें याद आ रही हैं। एक तो आपका वेजेस एंड सैलरीज आउटस्टैंडिंग। 12,1280 ना। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। अब इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं गलती कहां पर होती है। अदर करंट लायबिलिटीज बच्चा भूल ही जाता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लेना। बेटा अगर पेड होता क्या ट्रायबल्स में भी होता? फिर नहीं करता ना एडजस्ट। बच्चे ने तो ट्रायबल्स में दे रखा होता ना। अगर पेड होता फिर तो ट्रायबल्स में दे रखा होता। फिर मुझे यहां लिखने की जरूरत ही ना पड़ती। ठीक है। 13,280। चलो अगला नोट किस चीज का? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा? पीपी। क्या क्या थी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। तो अब एक काम करता हूं ना मैं, यहां पर मैं लिख देता हूं ग्रॉस अमाउंट। यहां पर मैं लिख देता हूं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। यहां पर मैं लिख देता हूं नेट अमाउंट। आप चाहो तो डेफिनेटली प्रेजेंटेशन अलग कर सकते हो। हर एक एसेट के लिए पहले नाम लिखा, फिर ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। क्या आ गया? फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग। और दूसरा क्या था? फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ये था 8.5 लाख। डेप्रिसिएशन इस पे कितनी थी? तो क्या आ जाएगा? 8,33,000। ये कितना था? यहाँ कितना था? यहाँ कितना आ गया? बस दोनों का टोटल करना कितना? 81,985। टोटल करना।
बस ये अमाउंट जा रहा। नोट नंबर 7 क्या था? इसमें एक ही आ जाएगा बस, गुडविल। कितने की? बस सीधा डायरेक्ट बार अमाउंट लिख दो। 272300। अगला बोलो। इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज के अंदर सिंपली यू विल राइट, दो थे ना, वाइन्स, सिगरेट्स एंड सिगार। और दूसरा क्या था बच्चा? फूड स्टॉक। कितना कितना? 22,500। ठीक है। नोट नंबर 10। मैंने वो लिखा नहीं, कोई बात नहीं। सबसे पहले कैश इन हैंड लिख दो, 2200। फिर कैश एट बैंक। कोई डिस्क्लोजर डिस्क्लोजर नहीं था ना, शेड्यूल वाला तो कुछ इसमें। कितना? नोट नंबर 11, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। समझ में आ गया क्वेश्चन में टाइम क्यों लगता है? नो डाउट क्वेश्चन स्कोरिंग हो गया अगर तुम लोग सही करते जा रहे हो। डिस्क्लोजर हेड तुमने सही लिख दिया, डिस्क्लोजर ठीक दे रहे हो, पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। लेकिन मैं बच्चे को ना हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि बेटा अगर पेपर में शेड्यूल 3 का क्वेश्चन है, AS 14 है, AS 21 है, अगर मैं तुम्हारी जगह होगा ना, मैं तीनों बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन को नहीं उठाऊंगा। क्योंकि मुझे इतना पता है कि अगर मैंने तीनों उठा लिए और कहीं गलती से मेरी एक आधी बैलेंस शीट भी बीच में मैच ना हो, तो मेरा पूरा पेपर इंपैक्ट होगा। और मुझे पता है कि AS 14 और 21 में ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं इन कंपैरिजन टू, ठीक है, इन कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर क्या होगा? सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स में बोलो वाइन्स, सिगरेट्स एंड सिगार्स। ठीक है। और दूसरा फूड। फिर आपका सेल ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या बोलो? रेंट ऑफ रूम्स और बिलियर्ड्स। कितना कितना बोलना, अमाउंट बताते जाना जिसका। 68,400। और यहाँ इन दोनों का टोटल करो, 1,26,000। रेंट ऑफ रूम्स कितना? और यहाँ इन दोनों का टोटल, दोनों का टोटल। इसके बाद क्या आएगा आपका? नोट नंबर 12, अदर इनकम। अदर इनकम में बोलना मिसलेनियस रिसिप्ट्स, डिस्काउंट रिसीट और ट्रांसफर फीस। मिसलेनियस रिसिप्ट कितने की? 2,800 की। डिस्काउंट रिसीव और ये 700 टोटल। नोट नंबर 13। कैसे बनेगा ये? क्या लिखोगे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ फूड स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फूड स्टॉक रहता? ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फूड स्टॉक। कितनी थी ओपनिंग इन्वेंट्री? ऐड क्या करेंगे? परचेज ऑफ फूड स्टॉक। 36,200।
और लेस क्या करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फूड स्टॉक। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक चीज और बता रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना गलती से, चाहे टेस्ट में या पेपर में या मॉक टेस्ट पेपर में या मॉडल टेस्ट पेपर में, बच्चा ना सॉल्व करना शुरू करेगा बड़ा जोश में, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नोट्स आगे बढ़ते जाते हैं ना, उसको होता है यार इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना ज्यादा टाइम लग रहा है, वो ना शॉर्टकट मारना शुरू कर देगा, प्रॉपर डिस्क्लोजर देना बंद कर देता है, वहीं पर मार्क्स जाने बस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो सिर्फ इस वजह से ढंग से मत डिस्क्लोजर देकर आना, मतलब तुम ऐसा करो कि डिस्क्लोजर प्रॉपर ना दो, कि सर बस मन नहीं कर रहा था और लिखने का, दैट वुड बी द बिगेस्ट ब्लंडर यू विल डू। परचेज ऑफ, क्या हो जाए, क्यों लिखूंगा बेटा, वो चेंज इन्वेंटरी में नहीं चल जाएगा बेटा। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बस इसके नीचे लिख दूंगा वाइन्स, सिगरेट्स, सिगार्स, सेक्टर। अगला बोलो। बस इसमें लिखोगे वाइन्स, सिगरेट्स एंड सिगार्स, सीधा 1200 नहीं लिखो, अच्छा पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, यहाँ लिखोगे ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग कितना, 12,800, 16th, क्या कितना, 28,300, इसके अंदर ऐड क्या कर दोगे, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग बोल, टोटल 70, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 12,000, बस जो जो रह गए हैं बस वो लिखते जाने हैं। अमाउंट भी 700 बताते जाओ। और और कैरेज एंड कुलियज,
और कोई भी है? preliminary and formation expenses 8,000. Let's see. Total is का 42 40 इसका तो इसका 8,000 अमाउंट है. अच्छा, यहां पर बेटा एक पॉइंट सुन लेंगे मेरे से ध्यान से। देर इज अ क्वेश्चन इन पास पेपर और आरटीटी, उसके अंदर सिर्फ ना बैलेंस शीट पूछी गई है। क्या बोला मैंने? सिर्फ बैलेंस शीट उसके अंदर पूछी गई है। और उस क्वेश्चन के अंदर ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है। क्या गिवन है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस का उस क्वेश्चन में क्या ट्रीटमेंट करके चलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होगा, जो भी बैलेंस दे रखा होगा, उसमें से 8,000 वहां माइनस कर देंगे इन बैलेंस शीट ओनली, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है? सिर्फ बैलेंस शीट ही मांगी है, पी एंड एल मांगा ही नहीं हुआ, लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन है। तो रिजर्व एंड सरप्लस में, पी एंड एल में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस माइनस करके दिखा देंगे। बोलो कितना आ रहा है टोटल? इसके बाद बेटा एक नोट लिखना है, वही वाला, डिफरेंट वाला। ठीक है? तो डिफरेंट वाला नोट मैंने पहले कहीं तो ऊपर लिखा था, मैं वहीं से कॉपी पेस्ट कर दूं, तुम लोग लिखोगे दोबारा? कैसा लगा चैप्टर है वैसे? हम्म? सच बोलो मेरे को। पूरे मॉड्यूल 3 में बहुत मजा आया। अब लेकिन मॉड्यूल 3 खत्म कब होता है, इंक्लूडिंग AS21? दैट विल प्योरली डिपेंड कि आप लोग क्लास में कितना पार्टिसिपेट करो, कितना होमवर्क करके। ठीक है? और बहुत स्कोरिंग है, जेन्युइनली बहुत स्कोरिंग है। लेकिन स्कोरिंग उस बच्चे के लिए रहने वाला है जो इसको रिवाइज भी करता रहे। मैं आपको 20 क्वेश्चन दे रहा हूं। मैं मानता हूं अभी तुम्हारी बाकी क्लासेस भी चल रही हैं, बाकी चीजें नहीं है, लेकिन आई एम प्रोवाइडिंग यू 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। इवन इफ यू सॉल्व 1 और 2 क्वेश्चन पर वीक, क्या 2 क्वेश्चन हम हफ्ते में सॉल्व कर सकते हैं? 2 क्वेश्चन प्रॉपरली रिटर्न, जिस मैनर में मैंने करवाए हैं वैसे प्रॉपरली तुमने सॉल्व कर लिए बिना सोल्यूशन देखे, तुम्हारा ये चैप्टर पक्का हो जाएगा। तुम्हें जो मर्जी आ जाए इस चैप्टर में, तुम कर लो। ठीक है? इसके बाद अगर कहोगे देन आई विल टेक अप नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले कर दो तुम लोग, यहां तक लिख लो, फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ तुमसे। लिख लिया सबने यहां तक? फाइनल डिफरेंट वाला एक नोट सा डाल देंगे। डन। चलो लेट्स सेंड दिस।